Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of Academic Reading and Writing. This is our 10th lecture. Okay, in this lecture we will discuss phrase. Means the topic of today's lecture is phrase. Phrase मैंने आप लोगों को सेंटेंस बताया है. सेंटेंस के साथ साथ मैंने आपको क्लॉज के बारे में भी कुछ बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी. हम क्लॉज को और फ्रेज को आप सेपरेटली डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके दो सेपरेट टॉपिक हैं. आपको इनके ऊपर भी कंप्लीट नोट लिखने के लिए आ सकता है. तो अगर हम फ्रेज को डिस्कस करें, सबसे पहले कि फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज की डेफिनेशन को देखेंगे कि फ्रेज की डेफिनेशन में हमें क्या मिलता है. फ्रेज जो है बेटा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. फ्रेज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट बिलोंग्स टुगेदर. और यही डेफिनेशन जो है, ये सेम टू सेम यही डेफिनेशन हम सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग टुगेदर. ठीक है, बट इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग. ये होता है सेंटेंस में साथ उसके इस इन वर्ड्स के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग्स टुगेदर एंड गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग. ये सेंटेंस की डेफिनेशन होती है. फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग्स टुगेदर बट they lack one or more of the three elements necessary for a sentence. one or more जो three elements हैं for sentence जो necessary हैं sentence के लिए, वो कौन कौन सी हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये सेंटेंस के लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. अब क्या होता है, फ्रेज जो है ये भी सेंटेंस की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट बिलोंग्स टुगेदर, लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये जो होते हैं लैक करते हैं. या सब्जेक्ट हो जाएगा या वर्ब हो जाएगा या ऑब्जेक्ट हो जाएगा. कुछ इस किस्म का सीन होता है कि तीनों की तीनों नहीं होती, ना ही दो होती हैं. ठीक है, इनका डिफरेंस होता है. तो सब्जेक्ट फ्रेज और सेंटेंस का क्या डिफरेंस है. फ्रेज जो है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट बिलोंग्स टुगेदर, लेकिन ये जो सेंटेंस की थ्री इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये लैक करता है, ये इसमें मौजूद नहीं होती. अगर हम लोग बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट बिलोंग्स टुगेदर और गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग. तो इन दोनों का, फ्रेज और सेंटेंस का आपको डिफरेंस आ सकता है. तो आपने ये चीज़ सबसे पहले नोट ये करना है कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहा मीन्स के फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट बिलोंग्स टुगेदर, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट बिलोंग्स टुगेदर. तो अक्सर लोग फ्रेज को सेंटेंस के लिए मिस्टेक कर लेते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. फ्रेज इज़ डिफरेंट चीज़ है, सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है. ठीक है, वही बात होगी दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर और बिलोंग्स टुगेदर. ठीक, तो फ्रेज और सेंटेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होता है. मीन्स के फ्रेज से आपको कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलता, जबकि सेंटेंस जो है आपको कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है. बट दे डू नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस. वही बात है कि ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग्स टुगेदर, ये जो है सेंटेंस की डेफिनेशन को फिट नहीं करता, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन में आगे आता है दैट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. डू नॉट कन्फ्यूज़ अ फ्रेज विद अ सेंटेंस. हमने फ्रेज और सेंटेंस को कन्फ्यूज़ नहीं करना है या इनको मिक्सअप नहीं करना है. इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने फ्रेज को और सेंटेंस को एज अ डेफिनेशन कम्प्लीटली तैयार करना है, ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन फ्रेज और सेंटेंस या डिफरेंस बिटवीन फ्रेज और सेंटेंस, तो आप उसको आंसर कर सकें. अगर हम काइंड्स की बात करें कि फ्रेज कितने टाइप्स के हैं या काइंड्स के हैं, तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ फ्रेजेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि यूजुअली जो हैं ये मोस्टली पढ़े जाते हैं. वो 6 काइंड्स ऑफ फ्रेज होते हैं. अच्छा जी, अब फंक्शन की बात करते हैं कि फ्रेज कैसे कैसे फंक्शन कर सकता है या कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो एक फ्रेज जो है वो परफॉर्म करता है. फ्रेज एज अ नाउन भी एक्ट करता है, एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है, एज अ प्रेपोजिशन और एज एडवर्ब. ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये फ्रेज जो है ये परफॉर्म करता है. और ये फंक्शंस डिफरेंट किस चीज़ पे करते हैं या ये किस चीज़ पे बेस करता है कि अगर फ्रेज एज अ नाउन एक्ट कर रहा है तो किस चीज़ की वजह से, अगर एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है तो किस चीज़ की वजह से या किस डिफरेंस की वजह से. तो ये जो फंक्शंस हैं जो फ्रेज परफॉर्म करता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो परफॉर्म करता है, ये हमारे डिपेंड करते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये किस तरह से इनको बनाया गया है. मीन्स के वो फंक्शन जो एक फ्रेज परफॉर्म करेगा ये बेस करता है उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर और उसकी प्लेसमेंट इन द सेंटेंस. मीन्स के हम उसको कौन सी जगह पर उसको फिट कर रहे हैं या उसको सेट कर रहे हैं. हम लोग एक फ्रेज को इस चीज़ पे भी उसका फंक्शन जो है वो बेस करता है एक फ्रेज का.
आई होप आपको ये समझ आ गया है कि फ्रेज एज अ नाउन भी एक्ट करता है, एज एन एडजेक्टिव, एज अ प्रेपोजिशन, एज एन एडवर्ब। ये 4 फंक्शंस जो हैं जो एक फ्रेज जो है वो परफॉर्म करता है, और ये फंक्शंस या कि कौन सा फंक्शन फ्रेज ने परफॉर्म करना है ये बेस करता है उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर और उसकी प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, कि उसकी क्या प्लेस है इन द सेंटेंस। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये जो है फंक्शन ऑफ फ्रेज जो है वो डिपेंड करता है। ओके नाउ हम लोग काइंड्स डिस्कस करेंगे फ्रेज़ की, कौन सी डिफरेंट काइंड्स हैं। तमाम काइंड्स को हम लोग नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज़ को, कि नाउन फ्रेज़ क्या होता है और कैसे बनता है। तो ऐसा फ्रेज़ दैट एक्ट्स लाइक अ लाइक मीन्स एनी फ्रेज़ दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन एंड कंटेन्स अ नाउन एंड अदर एसोसिएटेड वर्ड्स विच मॉडिफाई द नाउन, तो हम लोग उनको कहते हैं नाउन फ्रेज़। मीन्स कि एक ऐसा फ्रेज़ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें नाउन भी हो और इसके अलावा अदर वर्ड्स भी हों जो कि नाउन को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। मॉडिफाई का मीनिंग होता है बेटा किसी चीज़ को स्लाइटली चेंज कर देना या इम्प्रूव कर देना, मीन्स कि इतना इम्प्रूव कर देना स्लाइटली चेंज करके कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए या लेस एक्सट्रीम हो जाए, ठीक है ना। मीन्स कि आप चेंज कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं फॉर्म में, क्वालिटीज़ में। आप लोग मॉडिफाई को कह सकते हो सिंपली कि आप लोग इसके अंदर कोई चीज़ जो है ना, मॉडिफाई करने का मतलब सेंटेंस के अंदर ये होगा कि आप इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करते हो, अल्ट्रेशन करते हो, या कि फिर अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो मॉडिफाई अगर हम देखें तो क्या होता है कि क्वालिटीज़ जो हैं, द फॉर्म और द क्वालिटीज़ जो होता है ना उसके अंदर हम थोड़ी सी समवट चेंज कर देते हैं। मीन्स टू चेंज समवट द फॉर्म और द क्वालिटीज़, ठीक है, उनको हम अमेंड कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक। तो मॉडिफाई का मतलब होता है कुछ अमेंड कर देना, कुछ चेंज कर देना फॉर्म और क्वालिटीज़ में किसी भी चीज़ की। तो जब हम मॉडिफाई करते हैं नाउन को तो इसका मतलब ये है कि हम नाउन की क्वालिटीज़ को या हम नाउन की फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको अमेंड कर देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको क्लैरिफाई कर देते हैं, तो इस तरह से मॉडिफाई आता है। तो अगर हम नाउन फ्रेज़ की बात करते हैं तो ऐसा फ्रेज़ जिसके अंदर नाउन भी हो और उसके साथ अदर एसोसिएटेड वर्ड्स भी हों जो कि नाउन को मॉडिफाई कर दें, मीन्स के नाउन को जो फ्रेज़ के अंदर मौजूद है उसको एक्सप्लेन कर दें, क्लैरिफाई कर दें, उसको अमेंड कर दें, उसको चेंज कर दें, उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो उस फ्रेज़ को हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज़। और आप उसको कह सकते हैं अ नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स, मीन्स कि एक ऐसा फ्रेज़ जिसके अंदर नाउन भी मौजूद है और उसके साथ अदर वर्ड्स भी मौजूद हैं। मीन्स कि ग्रुप फ्रेज़ तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर नाउन है और उसके साथ अदर वर्ड्स हैं, तो हम उसको नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं या अ नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स, ठीक। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एक सिंपल एग्जांपल है मैनी लार्ज राउंड स्टोन्स। देखिए स्टोन नाउन है, अब इसको मॉडिफाई करने के लिए ये वर्ड्स हैं, ये इसके मॉडिफायर्स हैं, मैनी, लार्ज और राउंड। मैनी आपको बता रहा है तादाद क्या थी, ठीक है, क्वांटिटी क्या है। अगर अब शेप की बात की जाए तो लार्ज, आप राउंड आपको बता रहा है कि शेप उसकी राउंड है, और लार्ज आपको बता रहा है कि उसकी आप कह सकते हैं कि किस किस्म की उसकी फिजिकल अपीयरेंस है या वट एवर इट इज़। मीन्स कि जो भी है मैनी, लार्ज और राउंड जो हैं ये तीनों के तीनों आपको मॉडिफाई कर रहे हैं, आपके मॉडिफायर्स हैं, और ये मॉडिफाई कर रहे हैं आपके जो नाउन है दैट इज़ स्टोन। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर नाउन है और अदर वर्ड्स हैं जो कि उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम उस फ्रेज़ को नाम देते हैं नाउन फ्रेज़ का या नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो एक्ट एज बोथ के ये दो 2 एग्जांपल्स हैं, ये भी नाउन फ्रेज़ की एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर क्या है, नाउन जो है बोथ एज अ सब्जेक्ट भी, नाउन फ्रेज़ जो है, नाउन फ्रेज़ एज अ ऑब्जेक्ट भी जो है वो फंक्शन करती है और एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन करती है। मीन्स क्या, हम लोग इसको जिस तरह प्लेस करते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी जिस पोजीशन पे हम लोग फ्रेज़ को प्लेस कर रहे हैं तो ये उसी लिहाज से, उस लिहाज से फंक्शन करेगी। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर रहे हैं तो ये मीन्स के नाउन फ्रेज़ को हम एज एन ऑब्जेक्ट भी फंक्शन करवा सकते हैं और एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन करवा सकते हैं, दोनों तरह से फंक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। इसके अंदर अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम जो है ये है नाउन फ्रेज़, क्योंकि होम जो है ये है नाउन। तो इसके साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं अ ह्यूज और ब्यूटीफुल, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कि इसके मॉडिफायर्स हैं। तो आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अ नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स भी कह सकते हैं और नाउन फ्रेज़ भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हमने सेंटेंस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेज़ है इस सेंटेंस में, ये फ्रेज़ एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रही है। मीन्स कि ये एक्शन रिसीवर है, ये फ्रेज़ जो है ये एक्शन रिसीवर है। इसके अंदर देखें आपको होम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि होम कैसा था,
किस तरह का था, बड़ा था, छोटा था, कैसा था। तो ये तमाम वर्ड्स जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपको नाउन के बारे में, नाउन को चेंज कर रहे हैं। मीन्स के पहले था होम, अब हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, ह्यूज ब्यूटीफुल। हमने बताया है कि एक तो है उसका साइज़ क्या है, ह्यूज, देन वो है कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो ये दो जो हैं ये मॉडिफायर्स हैं। मीन्स क्या, ह्यूज ब्यूटीफुल होम जो है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एज आ सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये देखें जी, आप इस फ्रेज़ को नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स भी कह सकते हैं और नाउन फ्रेज़ भी कर सकते हैं। और ये फ्रेज़ एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में ये एज एन ऑब्जेक्ट जो है ये फंक्शन कर रही है, क्योंकि ये जो है एक्शन रिसीवर है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि नाउन फ्रेज़ एज अ सब्जेक्ट किस तरह से फंक्शन करती है। जब भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज आ सब्जेक्ट जो है वो फंक्शन मीन्स कि जिसमें नाउन भी हो और उसके साथ अदर मॉडिफायर्स भी मौजूद हों, ऐसे वर्ड्स जो कि उसके मीनिंग को चेंज करें, उसके मीनिंग को एनहांस करें, मॉडिफाई करें, एक्सप्लेन करें, तो उनको हम लोग नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स भी कहते हैं और नाउन फ्रेज़ भी कहते हैं। और ये नाउन फ्रेज़ अ वुमेन इन द विंडो जो है ये है एक नाउन फ्रेज़। इसमें नाउन जो है अ वुमेन है और इन द विंडो जो है वो हमें बता रहा है कहाँ। ठीक है ना, हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि वुमेन तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन नाउन वुमेन जो है वो इन द विंडो है। तो वो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ हैं, इन द विंडो, अ वुमेन इन द विंडो, ये हैं यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन यहाँ पे एक्शन डूअर है, वुमेन ने यहाँ पे काम किया है। तो नाउन फ्रेज जब एज अ सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज जब हम लोग जो है, जब नाउन और उसके साथ जो उसके वर्ड्स हैं जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी फंक्शन कर रहे हैं और कर सकते हैं। अब आप लोगों ने खुद देखना है कि जो नाउन फ्रेज है, जो उसके अंदर नाउन है, उसके साथ उसके मॉडिफायर्स क्या हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, और वो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं या एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों तरह से फंक्शन कर सकते हैं, एज एन सब्जेक्ट भी और एज एन ऑब्जेक्ट भी। आपने देखना है कि नाउन फ्रेज है और वो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रही है या एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रही है। ठीक, और हर फ्रेज, अच्छा अब आपको आई होप कि ये समझ आ गया, एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। नाउन फ्रेज़ क्या होती है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि जिसमें नाउन भी हो, जो कि नाउन कंटेन करे और उसके साथ अदर वर्ड्स भी उसमें मौजूद हों और उसके अंदर अदर वर्ड्स भी मौजूद हों जो कि उसको मॉडिफाई करें हो, तो हम लोग उसको नाउन फ्रेज़ कहते हैं या नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी कि मैनी लार्ज राउंड स्टोन्स हैं, ये हमें स्टोन्स के बारे में बता रहे हैं। स्टोन्स यहाँ पे नाउन है और ये जो है वर्ड्स ये नाउन मॉडिफायर्स हैं कि हमें स्टोन के बारे में बता रहे हैं, स्टोन को मॉडिफाई कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि नाउन फ्रेज़ जो है एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन कर सकती है और एज एन ऑब्जेक्ट भी। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रही है या एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रही है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ फ्रेज। सेकंड टाइप ऑफ फ्रेज में हम लोग जो फ्रेज देख रहे हैं वो है प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज, जिस तरह नाउन फ्रेज में नाउन ज़रूरी था, इस तरह प्रपोजिशनल फ्रेज में जाहिर सी बात है कि प्रपोजिशन जो है वो ज़रूरी है। तो आ फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, मीन्स के जिसके अंदर प्रपोजिशन होगी और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशंस हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। मीन्स के फ्रेज जिसके अंदर प्रपोजिशन हो और नाउन और प्रोनाउन हो जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, तो उस फ्रेज को हम लोग प्रपोजिशनल फ्रेज का नाम देंगे। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर नाउन भी हो और जिसके अंदर प्रपोजिशन भी हो, तो हम लोग उस फ्रेज को फिर जिस चीज़ का नाम देते हैं दैट इज़ प्रपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। नियर अ वॉल, वॉल जो है नाउन है, नियर जो है प्रपोजिशन है, मैंने मेंशन किया हुआ है। वॉल जो है वो नाउन है, नियर जो है वो प्रपोजिशन है, पी से प्रपोजिशन। तो ये जो फ्रेज़ है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है जिसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, नियर अ वॉल, नियर जो है प्रपोजिशन है, वॉल जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है जिसे नाउन हम कह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप फ्रेज़ है इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रपोजिशन है और नाउन है। अंडर अ ट्री, अंडर जो है ये प्रपोजिशन है, ट्री जो है ये नाउन है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसके अंदर प्रपोजिशन और नाउन दोनों मौजूद हैं, तो इसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ का नाम देंगे। अगर इसके हम सिंपल दूसरी एग्जाम्पल्स देखें तो आप देख सकते हैं, द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर। एट द जोकर जो है ये है प्रपोजिशनल फ्रेज। अब इसके अंदर आप देखें, जोकर जो है ये है नाउन और एट जो है ये है प्रपोजिशन। मीन्स कि जोकर जो है ये है नाउन और एट जो है ये है प्रपोजिशन। और तो ऐसा फ्रेज, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर प्रपोजिशन और नाउन दोनों आएंगे उसको हम लोग प्रपोजिशनल फ्रेज का नाम देते हैं।
अगर हम और देखें तो ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, इस सेंटेंस में ऑन द कारपेट जो है ये है एक फ्रेज, और इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कारपेट जो है ये है नाउन और ऑन जो है ये है प्रेपोजिशन। तो जिस फ्रेज में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नाउन और प्रेपोजिशन दोनों आ रहे हैं उसको हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज का नाम देते हैं। A preposition with its objects and modifiers among the large round stones। अब इसके अंदर देखें जी, पहले मैंने आपको लार्ज राउंड स्टोन्स कहा था कि ये नाउन फ्रेज है क्योंकि उसके अंदर लार्ज राउंड जो था और साथ स्टोन्स था, तो ये फ्रेज जो थी ये नाउन फ्रेज थी। लेकिन इस फ्रेज के अंदर अमंग आ रहा है, द लार्ज राउंड स्टोन्स। अमंग जो है ये है प्रेपोजिशन, लार्ज राउंड जो है ये इसके मॉडिफायर्स हैं, और स्टोन जो है ये है नाउन। तो एक ऐसा फ्रेज जिसके अंदर नाउन और प्रेपोजिशन दोनों हैं विद इट्स मॉडिफायर्स, उस फ्रेज को हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज का नाम देंगे। यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है उसके अंदर जस्ट नाउन और फ्रेज भी हो सकता है, जिस तरह के मैंने आपको ये एग्जांपल दी, नियर अ वॉल, अंडर अ ट्री। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक नाउन है, एक प्रेपोजिशन और साथ का हम लोगों ने एक एड आर्टिकल डाला हुआ है। और इसके अलावा भी प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन हो सकती है, इसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं जो कि उसको इन्हांस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके मीनिंग में चेंज लाएंगे, आल्टर करेंगे उसको। तो इस तरह से एग्जांपल देखें, अमंग प्रेपोजिशन है, द लार्ज राउंड मॉडिफायर्स हैं, और स्टोन जो है ये है नाउन। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये प्रेपोजिशन और नाउन पे भी बेस कर सकता है, और विद इस ऑब्जेक्ट्स प्रेपोजिशन और इसके मॉडिफायर्स और नाउन पे भी जो है वो बेस कर सकता है। तो ये चीज़ भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है वर्ब फ्रेज। इसके अंदर अब हम देखते हैं वर्ब फ्रेज में हम लोग उसको वर्ब फ्रेज क्यों कहते हैं या क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो बनता है। तो अ मेन वर्ब विद इट्स हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडिफायर्स, यानी कि 3 चीज़ें, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और विद इट्स मॉडिफायर्स। तो ऐसे जो फ्रेज होंगे उनको हम लोग कहते हैं वर्ब फ्रेज। इसके अंदर वर्ब होगा, ठीक। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर जो होते हैं ये होते हैं etc भी आगे, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर जो अलावा भी होते हैं, तो उन तमाम वर्ब्स को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब है शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इज़ राइटिंग जो है ये है फ्रेज। अब इस फ्रेज में मेन वर्ब जो है वो है राइटिंग क्योंकि ये काम हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इज़। तो इस फ्रेज़ में एक तो मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है इज़ राइटिंग के अंदर। तो इस फ्रेज़ को हम लोग वर्ब फ्रेज़ कहेंगे क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो ही हैज़ टेकन हिज एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है ना। इसमें हैज़ टेकन जो है ये है वर्ब फ्रेज़, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये है वर्ब फ्रेज़। क्यों? क्योंकि टेकन जो है ये है मेन वर्ब और हैज़ जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसा फ्रेज़ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है और इसके अलावा उसके मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग वर्ब फ्रेज़ का नाम देंगे। देखें जी, वर स्वीटली सिंगिंग, ठीक है ना, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मॉडिफायर एंड द सिंगिंग हो गया मेन वर्ब जो होता है। तो ये विद मॉडिफायर्स के साथ है फ्रेज़, एक ऐसा फ्रेज़ जिसमें वर्ब मेन वर्ब है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है और जिसके अंदर स्वीटली जो है ये मॉडिफायर है। हैज़ स्लोली वैनिश्ड, हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, वैनिश्ड जो है ये है मेन वर्ब और स्लोली जो है ये मॉडिफायर है। तो ये जो है ये वो वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं जिसके अंदर मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो और उसके मॉडिफायर्स भी हों, तो हम लोग उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। या फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो तो भी हम लोग इसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। फोर्थ टाइप की तरफ अगर हम जाएं तो वो है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज जो होती है ये इट बिगिन्स विद द इन्फिनेटिव। इन्फिनिट का मतलब होता है स्टार्ट विद टू, ठीक है, एंड इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर्स, और इसके साथ कोई भी किसी किस्म के ऑल मॉडिफायर्स जो हो सकते हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो एक ऐसा फ्रेज जो कि टू से स्टार्ट हो रहा है उस फ्रेज को हम लोग नाम देते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। द वर्ड टू विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एनी अदर वर्ड्स दैट कंप्लीट द फ्रेज, मीन्स के बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो या और वर्ड्स हों जो कि उस फ्रेज को कंप्लीट कर रहे हों, या एनी या बेस टू हो
फिर उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो और दूसरे वर्ड्स भी और हो सकते हैं इसके अलावा, जिसको हम मॉडिफायर्स कहते हैं, तो वो तमाम के तमाम मिल के जो बना रहे हैं वो है इन्फिनेटिव फ्रेज। लेकिन ये याद रखें कि टू से स्टार्ट होगा, विद बेस फॉर्म होगा, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इसकी एग्जाम्पल देखें हैं, टू मूव ग्रेसफुली, ठीक है ना। अब ये देखें जी, टू मूव ग्रेसफुली, यहाँ पे टू से स्टार्ट हो रहा है, मूव जो है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और साथ ग्रेसफुली जो है मॉडिफायर है कि आपको बता रहा है कि मूव कैसे कर रहा है, ठीक है ना। ग्रेसफुली मूव कर रहा है, वो उसके मीनिंग में चेंज ला रहा है कि मूव तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किस तरह कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रहा है, आपको उसके मीनिंग को इन्हांस कर रहा है। तो इसके अंदर टू जो है ये स्टार्ट हो रहा है टू से, मूव जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और ग्रेसफुली जो है मॉडिफायर है। तो ये जो फ्रेज़ है इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। अगर सेकेंड एग्जांपल देखें, टू गेट अ मेडिकल डिग्री इज़ हर गोल। टू गेट अ मेडिकल डिग्री जो है ये फ्रेज़ है, टू से स्टार्ट हो रहा है, गेट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और साथ हमें जो मेडिकल डिग्री है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ है, मॉडिफायर है, ठीक है ना। मॉडिफाई कर रहे हैं बेस फॉर्म को या वर्ब को या किसी भी चीज़ को जो कि फ्रेज में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि गेट है, ठीक। तो ये भी इन्फिनेटिव फ्रेज है। अगर हम सेंटेंस देखें, वी हैव टाइम टू टॉक टू वॉक टू द गेम, इस एग्जांपल में भी टू से स्टार्ट हो रहा है ये जो फ्रेज़ है और वॉक टू द गेम जो है ये वॉक जो है ये बेस फॉर्म है वर्ब की और टू द गेम जो है ये मॉडिफायर है कि आखिर वॉक किस तरफ करनी है, किस जगह पे जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ही इज़ ईगर टू गिव कॉरी द अवार्ड, ठीक है, टू गिव कॉरी द अवार्ड। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक अदद नाउन भी आया है, ठीक है। अब ये देखें आप, टू जो है ये टू से स्टार्ट हो रही है हमारी फ्रेज, गिव जो है हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन जो है कोरी द अवार्ड जो है ये मॉडिफायर्स में आ रहे हैं क्योंकि ये जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा है, चेंज कर रहा है, गिव कॉरी, कॉरी व्हाट, ठीक है ना, कि क्या देना है कॉरी को, ठीक, अवार्ड देना है। तो ये तमाम इन्फिनेटिव फ्रेज सिंपली हैं कि जब टू से कोई फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और वो टू जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ रहा है, जिस तरह टू गिव, टू वॉक, टू गेट, टू मूव, तो वो जो फ्रेजेस होंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उनके साथ मॉडिफायर्स हो भी सकते हैं और मॉडिफायर्स नहीं भी हो सकते, तो हम लोग उनको कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज का डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो भी टू से स्टार्ट हो सकती है और इन्फिनेटिव फ्रेज तो होगी ही टू से स्टार्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? बोथ फ्रेजेस बिगिंस विद टू, दोनों टू से स्टार्ट होती हैं। इन्फिनेटिव तो होती ही टू से स्टार्ट है, प्रेपोजिशनल भी टू से स्टार्ट हो सकती है। इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आएगा तो उस फ्रेज को हम लोग नाम देंगे इन्फिनेटिव फ्रेज का, यानी कि टू है देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे इनको हम लोग इन्फिनेटिव फ्रेज का नाम देंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, टू का आता है और टू के साथ आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो कि नाउन एंड प्रोनाउन है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें टू आएगा और साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन आएंगे तो उस फ्रेज को हम लोग नाम देते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। टू से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपने ये देखना है कि साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, अगर बेस ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। अगर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ रहा बल्कि नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखें इसकी, आई वॉन्टेड टू वॉक टू द बीच, ये सेंटेंस है, इसकी हम लोगों ने अब बनाना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है या नहीं है। तो यहाँ देखें, अगर आई वॉन्टेड टू वॉक तक की अगर हम बात करते हैं तो आई वॉन्टेड टू वॉक में टू वॉक जो आ जाएगा ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। वाई? बिकॉज टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है जो कि वॉक है, ठीक। टू द बीच, टू द बीच को अगर हम लोग एक फ्रेज बना रहे हैं तो इस फ्रेज में टू के बाद आ रहा है द बीच। द बीच जो है ये है नाउन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है ना। तो इसमें टू वॉक, टू द बीच में टू वॉक आ गया पहले इन्फिनेटिव फ्रेज, देन आ गया टू द बीच प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपियल फ्रेज की। पार्टिसिपियल फ्रेज जो होती है इसके अंदर पार्टिसिपल आते हैं, पास्ट प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है, पार्टिसिपल एंड अदर वर्ड्स दैट कंप्लीट द फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज जिसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है या पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है और उसके साथ अदर वर्ड्स भी आ रहे हैं जो कि सेंटेंस को या फ्रेज जो उस फ्रेज को जो है, सॉरी सेंटेंस नहीं है फ्रेज है, जो उस फ्रेज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज या पार्टिसिपियल फ्रेज।
A present or past participle that is modified by an adverb or adverb phrase or that has a complement. Means के एक ऐसा phrase जिसके अंदर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में से कोई आ रहा है और वो जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मॉडिफाई कर रहे हैं या मॉडिफाई, दे आर मॉडिफाइड मीन्स के वो मॉडिफाई हो रहे हैं बाय एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज और दैट हैज़ अ कम्प्लीमेंट और या फिर जिनके साथ कम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज की. A participle is any form of verb that is used as an adjective. Means के participle क्या होता है, participle जो है वो any form of verb है that is used as an adjective. यानी कि जब भी हम लोग किसी भी form of verb को as an adjective use कर रहे हैं तो वो जो होगा वो participle होगा. पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल है जब हम एनी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव तो उसको हम लोग नाम देते हैं पार्टिसिपल का. A participle phrase consists of participle plus its object and its modifiers. Means के तीन चीज़ों पे consist करती है. एक participle phrase जो है वो थ्री थिंग्स पे consist करती है या बेस करती है. नंबर 1 participle हो जाएगा, वो past भी हो सकता है और present भी हो सकता है, ठीक है. सेकेंड जो है वो उसका object हो जाएगा और थर्ड जो है वो उसका modifier. मीन्स के उसके modifiers हैं जो उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन वर्ड्स के ऊपर बेस करती है. The entire phrase acts as an adjective in a sentence. The entire phrase acts as an adjective in a sentence. और ये जो phrase होती है जिसे हम participial phrase कह रहे हैं ये क्या करती है, ये as an adjective act करती है sentence के अंदर. ये जो phrase है जिसमें verb जो है वो as an adjective हम लोग यानी कि जब भी कोई form of verb को as an adjective use करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं participle की. और जब ये फ्रेज़ जो है पार्टिसिपल फ्रेज़ ये क्या करती है, जब ये सेंटेंस में होती है या काम कर रही होती है या फंक्शन कर रही होती है तो वो कैसे काम कर रही होती है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रही होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मूविंग ग्रेसफुली, ग्रेटली इनकरेज्ड, ठीक है. मूविंग के साथ उन्होंने ग्रेसफुली लगाया कि कैसे मूव कर रही है, ठीक, मॉडिफायर उसका. ग्रेटली इनकरेज्ड, कैसे इनकरेज है, ठीक है. द पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो जब भी किसी सेंटेंस में होगी, उसका पार्ट होगी तो वो एज एन एडजेक्टिव जो है वो एक्ट करेगी. मूविंग ग्रेसफुली द स्केटर लुक लाइक अ बैलेट डांसर, ठीक है ना. मीन्स के ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है कि आपको बता रही है ना कैसे, क्वालिटी एक किस्म की बता रही है कि वो ग्रेसफुली मूव करी थी, क्वालिटी है ना. तो द स्केटर लुक लाइक अ बैलेट डांसर, ये जो फ्रेज़ है मूविंग ग्रेसफुली ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रही है इस सेंटेंस के अंदर. हमें स्केटर के बारे में बता रही है, क्वालिटी बता रही है. Greatly encouraged, the coach decided she was ready for the competition. यहाँ पे greatly encouraged जो है ये वही फंक्शन कर रही है जो एक एडजेक्टिव करता है एक सेंटेंस के अंदर और ये एक फ्रेज़ है बिकॉज ये 2 वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है. तो ये जो सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहे हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेस करते हैं एक आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर और वो आप मीन्स के सॉरी आप दोबारा से मैं बताती हूँ. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के अंदर जब एज एन एडजेक्टिव एक्ट करेंगे तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग नाम देते हैं फ्रेज़ का. मीन्स के एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, फ्रेज़ होगी. अब वो फ्रेज़ जो है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो काम कर रही है एज एन एडजेक्टिव, आपको क्वालिटी बता रही है, आपको मीन्स के उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है. तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव पार्टिसिपल फ्रेज़. मीन्स के एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज़ जो कि एज एन एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज़ को हम लोग का नाम देते हैं पार्टिसिपल फ्रेज़. और पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है एनी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी कि फॉर्म ऑफ कोई भी वर्ब की फॉर्म जिसे हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उसे हम नाम देते हैं पार्टिसिपल का. पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या होती है, वो होती है कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक फ्रेज़ जो है वो एज आ एडजेक्टिव काम कर रही है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो हम लोग उस फ्रेज़ को नाम देते हैं पार्टिसिपल फ्रेज़. ग्रेंड फ्रेज़ की बात करते हैं. अब ग्रेंड क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन, यानी कि है तो फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेकिन वो एक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है नाउन का, वो एक्ट कर रहा है नाउन की तरह.
वर्ब प्लस ing फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। और ये किस किस्म की फॉर्म होती है वर्ब की? वर्ब के साथ ing फॉर्म जब आएगी और वो फॉर्म एज अ नाउन एक्ट करेगी या फंक्शन करेगी सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम नाम देंगे ग्रंट फ्रेज। यानी कि पहले आपको मैं बता रही हूँ कि ग्रंट फ्रेज में क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि एज अ नाउन फंक्शन करती है। ठीक है। सेकंड क्या है, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कौन सी वाली? वर्ब के साथ जब हम ing लगाएंगे तो ये वाली वर्ब की फॉर्म जब एज अ नाउन एक्ट करेगी सेंटेंस के अंदर, तो हम उसको नाम देते हैं ग्रंट फ्रेज का। ठीक है ना। अब यूजेस ऑफ ग्रंट सेंटेंसेस, मतलब यूजेस ऑफ ग्रंट इन द सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन कर सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, प्रीडिकेट नाउन भी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी। ये सारे फंक्शंस जो हैं या इस तरह सारे तरीक़ों से ये जो है ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर सकती है ग्रंट फ्रेज जो होती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में कैसे फंक्शन करिए, रिमोल्डिंग द बिल्डिंग स्टाइल वॉज अ गुड आइडिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे रिमोल्डिंग, यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ वर्ब है ना रिमोल्डिंग, जो कि एक्ट करिए एज अ नाउन। ठीक है। वर्ब की फॉर्म है ing वाली जो कि एज अ नाउन एक्ट कर रही है, तो ये जो है ये है ग्रंट, ये ग्रंट है। ठीक है। क्योंकि हम ग्रंट के यूजेस पढ़े हैं सेंटेंस में, तो ये यहाँ पे रिमोल्डिंग जो है ये ग्रंट है और यहाँ पे फंक्शन करिए एज अ सब्जेक्ट, तो इसे आप ग्रंट फ्रेज तो नहीं कह सकते यहाँ पे, या फिर रिमोल्डिंग द बिल्डिंग कर लें, बिल्डिंग स्टाइल्स। ठीक है ना। रिमोल्डिंग द बिल्डिंग कर लेंगे तो फिर यहाँ पर ये ग्रंट फ्रेज हो जाएगी। अच्छा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें तो वो क्या होगा, माइकल एंजॉयज पेंटिंग। इसके अंदर पेंटिंग जो है ये है ग्रंट और यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों पेंट के साथ ing आया, तो ये वर्ब के साथ ing आ गया और ये फंक्शन कर रही है एज अ नाउन। ठीक है ना। प्रीडिकेट देखें अगर हम लोग, तो प्रीडिकेट नाउन क्या होता है? प्रीडिकेट में आप देखें हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ फिशिंग, तो फिशिंग जो है यहाँ पे ये ग्रंट है। ठीक है। या एज फिशिंग कर लें या फिशिंग कर लें, तो ये यहाँ पे एज अ ग्रंट फंक्शन कर रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन देखें तो लुसाइल नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है। यहाँ पे सिंगिंग जो है ये एज अ ग्रंट फंक्शन कर रही है। ग्रंट फ्रेज जो है ये फंक्शन करती है एज अ नाउन। यहाँ पे वही बात आ गई, मूविंग ग्रेसफुली, यहाँ पे मूव के साथ यानी कि वर्ब के साथ ing आ रहा है, तो यहाँ पर ये ग्रंट फ्रेज है, वॉज द स्केटर्स बेस्ट क्वालिटी। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है मूविंग जो है ये ग्रंट है, क्योंकि मूव है वर्ब और वर्ब के साथ ing लगा हुआ है, तो वर्ब की ing फॉर्म जो है ये एज अ नाउन भी यहाँ पे फंक्शन कर रही है, तो ये जो है यहाँ पे एज अ ग्रंट फंक्शन कर रही है। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.